गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपके दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। देखिए, आपने रासायनिक अभिक्रिया के मैटर को कवर किया। रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग समीकरण के माध्यम से निरूपित करते हैं। अलग अलग के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। काफी चीजों को आपने डिस्कस किया था। और सेकंड टॉपिक दिया था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किस प्रकार से इनके गुणधर्म होते हैं और कितने अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, क्या क्या कैटेगरी किस किस के आधार पर बांट रखा है। तो काफी चीजों को अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट का अपना अंतिम वीडियो लेक्चर है जिसमें अपन देख रहे हैं उत्प्रेरक की घटना सारी स्टडी करेंगे। देखिए, जनरल सा टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब किसी चीज को प्रेरित करने का काम करना। उत्प्रेरक का सामान्य अर्थ है प्रेरित करना, एक्टिव करना, किसी चीज को एक्टिव करना। उत्प्रेरक का सामान्य अर्थ अपन डायरेक्टली कह सकते हैं। उत्प्रेरक का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थ आप बता सकते हैं किसी चीज को प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। अकॉर्डिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसी चीज को प्रेरित करना। मान लो अलग अलग प्रकार के अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। जैसे मान लो कोई क्रिया करनी है और क्रिया को फास्ट करवाने के लिए कोई उत्प्रेरक इंटरमीडिएट अभी जैसे कंपाउंड का कैटलिस्ट को यूज करते हैं ताकि अभिक्रिया आपकी फास्ट हो जाए। और कई ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं। परंतु ये अभिक्रिया को तो संयोजित करने में इसकी भूमिका रहती है, परंतु खुद अपरिवर्तित रहते हैं। खुद उत्प्रेरक खुद में एक्टिविटी फॉर्म नहीं होगा, खुद शांत रहेंगे, परंतु ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों को कनेक्शन करवाने काम कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल सा प्रोसेस आपके परिभाषा के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित होते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस उपयुक्त घटना को उत्प्रेरण भी कहते हैं। जैसे उत्प्रेरण का मतलब क्या हुआ? उत्प्रेरक द्वारा घटित होने वाली अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव होती है। उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, परंतु खुद क्या रहेंगे? स्थिर अवस्था में रहते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को आप सामान्य टेम्परेचर पे आप अपघटित करने का कार्य करोगे तो हाई टेम्परेचर आपको रिक्वायरमेंट रहती है। पोटेशियम टेम्परेचर को आपको मान लो तोड़ना है तो आपको आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वह क्या होगा? अपघटित होगा। परंतु उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कंपाउंड आपने उत्प्रेरक के रूप में मिला दिया तो कुछ ही सेकंड में थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही कंपाउंड क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाता है। तो इसने क्या किया? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है। जितने भी प्रकार के तीर पर प्रदर्शित किए गए कंपाउंड उस उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड को आपने मान लो हटा देते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, इसको आपने हटा दिया तो पोटेशियम क्लोराइड को अपघटित होने के लिए हाईली टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है तथा लंबे समय तक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में कंपाउंड अपघटित होता है। परंतु इसमें उत्प्रेरक आपने मिला दिया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी और तीव्रता से कंपाउंड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करोगे तो नॉर्मली काफी समय के बाद में हाइड्रोजन प्रोसेस संपन्न होता है, परंतु इसी अभिक्रिया को आपको फास्ट करवाना है तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम कोई भी उत्प्रेरक धातु या उत्प्रेरक इसमें मिला दिया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी और वनस्पति तेल था ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा वनस्पति घी में बदल जाता है। नॉर्मली प्रोसेस आपने देखा कि उत्प्रेरक अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जैसे आग में घी या पानी मिलाने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? आग में मान लो आपने घी मिलाया तो क्या होगी? आग तीव्र होगी और तेजी से जलना शुरू हो जाएगी। और आग में पानी मिलाया तो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये यहाँ पे घी व पानी दोनों भी एक प्रकार के उत्प्रेरक का काम करते हैं। आग को बुझा भी सकते हैं और आग को तीव्र भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। अब अपन अगला बिंदु आपके दे रखा है कि उत्प्रेरकों की क्रिया अवस्था एवं क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों को
अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। उत्प्रेरक का अपन वर्गीकरण देखते हैं कि कई उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया को फास्ट करते हैं, कई उत्प्रेरक ऐसे होते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, कई उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था भौतिक अवस्था क्रियाकारक की समान होती, किसी की भिन्न होती। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन सारा मैटर को ऑब्टेन करवा रहे हैं। तो देखिए उत्प्रेरक सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में फिक्स है 1 क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। तो देखिए सामान्य जो आपको मैटर ऑब्टेन कर रहा है उसको आप कवर करते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक को अपन वर्गीकरण करेंगे, एक एक को अलग अलग कैटेगरी के उत्प्रेरक अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनको एक एक को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे अपन देख रहे हैं उत्प्रेरकों की क्रियाविधि अवस्था एवं क्रियाशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण। पहले देख रहे हैं भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। उत्प्रेरक को भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है, एक तो सममांगी उत्प्रेरक और एक होगा विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उनको अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए आगे आप देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो सममांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। सममांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सममांगी उत्प्रेरक जब ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जिनकी आप रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें उनमें भौतिक अवस्था क्या रहेगी, सभी की समान बनाई रहती है। साफ क्रियाकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक इन तीनों की भौतिक अवस्था समान बनी हुई देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं सममांगी उत्प्रेरक। दिमाग बात रहेगी सममांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है उसे सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मेथिल एसिटेट एक एस्टर दे रखा है, एस्टर प्लस जल दोनों कौन सी अवस्था में, द्रव्य अवस्था में, और इसमें एसिड डालते हैं तो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, एक तो हो जाता है आपके एसिटिक एसिड प्लस मेथिनॉल का निर्माण हो जाता है, एल्कोहल बनता है। इन दौरान इस अभिक्रिया के दौरान आप देखते हैं तो ये पूरे कंपाउंड में सारे कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्रियाकारक उत्प्रेरक उत्पाद तीनों की अवस्था आपके क्या है, लिक्विड अवस्था समान है, देन एक सममांगी उत्प्रेरक का यहाँ पे सेल काम कर रहा है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी की अभिक्रिया करवाते हैं, ये भी आपकी गैसीय अवस्था में होते हैं और बनता क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती। तो इन उत्पाद क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक इस सेकंड उदाहरण में भी आपके किस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, गैसीय अवस्था। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि यदि उत्पाद क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक सभी में समान प्रकार की भौतिक अवस्था होती है तब वो आपके सममांगी उत्प्रेरक का उदाहरण कहलाता है। दिमाग बात रहेगी। और विषमांगी में क्या हो जाएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। तीनों की भिन्न भिन्न होना नेसेसरी नहीं, किसी न किसी एक की उसमें से भौतिक अवस्था भिन्न होगी तो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, भिन्न देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रोजन गैसीय अवस्था होती है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था होती है, परंतु यहाँ पे उत्प्रेरक इस अभिक्रिया को इंप्रूवमेंट करने के लिए फेरस का हमारा सॉलिड अवस्था में और क्या बनती है, आपकी अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो दोनों गैसीय अवस्था में, क्रियाकारक उत्पाद तो गैसीय अवस्था में, परंतु उत्प्रेरक किसमें आ गया, सॉलिड स्टेट में। देन आपके उत्प्रेरक कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कैटालिस्ट का उदाहरण हो जाएगा और ये है होमोलाइटिक। दिमाग बात रहेगी। ये अमोनिया बनाने की कौन सी विधि है, हेबर विधि। हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का प्रोसेस समझाइए, आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं तो आप ध्यान रखना। हेबर विधि ये कि अमोनिया बनाने के लिए हेबर विधि क्या है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बिहेव करके अमोनिया जनरेट करते हैं। इस प्रकार से ये जनरेट करने का काम हेबर ने किया था, तो हेबर विधि का प्रोसेस ये ध्यान रखें। सेकंड उदाहरण वनस्पति की। वनस्पति तेल आपके सॉलिड स्टेट में होता है, उसके बाद में हाइड्रोजन गैस गैसीय अवस्था में, और निकल उत्प्रेरक काम में आता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। और आपके बनने वाला उत्पाद होता है प्रोडक्ट, वो वनस्पति घी एक सॉलिड अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं घी ठोस अर्धठोस पदार्थ के रूप में हो सकता है, मतलब जब ठोस है द्रव्य तो अपन सॉलिड के रूप में संकेतक लेके उसको अपन दर्शा सकते हैं।
तो इस प्रकार से देखते हैं सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, किस प्रकार की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो दिमाग बात रहेगी। तो देखिए सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक समझा। आगे देखते हैं अपन क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, क्रिया के अकॉर्डिंग उत्प्रेरक मान लो क्रिया कैसे करते हैं, धनात्मक क्रिया दर्शाते हैं या ऋणात्मक क्रिया दर्शाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए इसका एक पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे देखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। मुख्य रूप से क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग इसको 4 कैटेगरी में बांट रखा है। उत्प्रेरक देखिए धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, सौत उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो देखिए नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि धनात्मक उत्प्रेरक मतलब ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पोटेशियम क्लोराइड को आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करोगे तो जल्दी उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु डायरेक्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड उसमें आप कंपाउंड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको अभिक्रिया होने में क्या लगेगा, अधिक समय लगता है। तो कई प्रकार के ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया को तीव्र करने में सक्षम होते हैं और कई प्रकार के अभिक्रिया को कम कर लेते हैं। तो ऐसे जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम में आपके स्टडी मटेरियल होता है वो आपके ध्यान को क्या करता है, कंट्रोल करता है और आपकी पढ़ाई की स्टडी की क्रिया को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और वहीं पे आप मान लो अलग अलग प्रकार के पिकनिक पे जाते हो, घूमने जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक काम करेंगे जो आपकी स्टडी को क्या करेंगे, प्रभावित करने का काम करते हैं, जो पढ़ाई कम हो जाएगी। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं तथा धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। एक एक उदाहरण दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। देखिए धनात्मक के रूप में तो अपने उदाहरण दिया था, पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो जल्दी अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड एक धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता है। जब हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है उसका आपको ऑक्सीडाइज करना है, अपघटित करना है, तो वो डायरेक्ट सिंपल सा प्रोसेस में जल्दी अपघटित हो जाएगा, परंतु उसमें आपने ग्लिसरॉल मिला दिया तो अपघटन होने में क्या लगेगा, अधिक टाइम लगेगा और जल्दी खराब नहीं होता है। तब आपने देखा होगा प्रोक्साइड में क्या मिला होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में ग्लिसरॉल मिला देते हैं ताकि उसका अपघटन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो बात दिमाग में रहेगी। तो बेसिक क्रम साफ दे रखे नॉर्मल से। सौत उत्प्रेरक क्रिया का आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद ही अभिकारक की भूमिका निर्माण, उत्प्रेरक की भूमिका निर्माण शुरू कर लेते हैं, उसे अपन बोलते हैं सौत उत्प्रेरक। उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, सौत उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बना हुआ वही उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का काम करना शुरू कर लेता है, तब वो कहलाता है सौत उत्प्रेरक। एसिडीकरण का प्रोसेस के दौरान आपने एस्टर बनाया उसको जल अपघटित करवाते हैं तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा और एसिटिक अम्ल ही फिर बाद में इस एसिडीकरण के बिना क्या कर देगा, फास्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होते हैं जो जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाने उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक काम करते हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज एंजाइम काम आता है। तो विभिन्न प्रकार के जैव उत्प्रेरक भी उनकी अलग अलग भूमिका होती है और अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदर्शित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली दिमाग पर जैव उत्प्रेरक एक प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरक है। ये क्या है, जैव उत्प्रेरक या इसको हम बोल सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक की भूमिका, एंजाइम की भूमिका निभाने का काम करते हैं। जैसे आपको भोजन का पाचकीकरण करने में अलग अलग प्रकार के एंजाइम विशेष भूमिका निभाते हैं ताकि उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, आसानी से संपन्न हो जाती है। तो वो साथ साथ किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एंजाइम क्रिया साथ साथ जैव उत्प्रेरक के अंतर्गत आती है। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट दे रखा है क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। क्रियाशीलता के आधार पर, ये तो क्रिया के आधार पर। अब क्रियाशीलता के आधार पर एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक क्या होता है विष। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक धनात्मक का काम दर्शाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं ताकि उत्पाद की मात्रा क्या करेंगे, उत्पाद की मात्रा को वृद्धि करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। उत्पाद की मात्रा क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हेबर विधि का उदाहरण दे रखे हैं। हेबर विधि में आप फेरस मिलाते हैं, अमूल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। फेरस की उपस्थिति जब
अमोनिया का निर्माण तीव्र गति से अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु उत्प्रेरक विष में क्या हो जाएगा, उसी प्रोसेस में ऐसा कोई इंटरमीडिएट आप मिला दो ताकि अभिक्रिया उत्पाद की मात्रा कम हो जाए और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, तो उस प्रकार के कंपाउंड क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष का काम करेंगे। जैसे हेबर विधि के अंतर्गत फेरस मिला रखा था, उसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपने प्रोवाइड कर ली, तो फिर बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट आयरन के साथ रिएक्शन करके पेंटा कार्बोनिल फेरस निर्माण कर लेता है और वो एक यौगिक अलग बन जाएगा जो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा और फिर बाद में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये इसने क्या किया, एक उत्प्रेरक विष का काम किया जो उत्प्रेरक के क्या करता है, प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग सिस्टमेटिक से अपने गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो उत्प्रेरक क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। दिमाग बात रहेगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्प्रेरक विष का काम कर रही है। देखिए आगे अपन देखते हैं, जो आपके सामने एक बार मैटर जो दे रखा है उसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेके पूरे मैटर को सेव कर लीजिए। फिर अपन आगे देख रहे हैं उत्प्रेरक के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, गुणों को अपन दर्शाने जा रहे हैं। उत्प्रेरक के सामान्य गुणधर्म हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए उत्प्रेरक के सामान्य क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो जनरली आप देखते हैं उत्प्रेरक बेसिकली आपने देखा कि उत्प्रेरक एक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, स्वयं क्या करते हैं, अपरिवर्तित। तो अपन बेसिकली ये गुण बताएंगे कि स्वयं अपरिवर्तित परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इसके गुणधर्म होते हैं उत्प्रेरक से नहीं आपको क्वांटल बंद या किलोग्राम या बोरी बंद उत्प्रेरक की आवश्यकता होती नहीं। मान लो किसी भी अभिक्रिया करने के लिए एक सूक्ष्म मात्रा बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ट्रेस एलिमेंट के रूप में काम करेगी। एक अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक काम करता है। ऐसा नहीं हर उत्प्रेरक सभी प्रकार की अभिक्रिया के लिए वो एक ही उत्प्रेरक काम आएगा, नहीं, एक अभिक्रिया के लिए केवल एक उत्प्रेरक के काम में आता है। अर्थात अपन कह सकते हैं काला साबित सिद्धांत पर आधारित। जैसे काला एक साबित से घुलता है वैसे वैसे किसी भी अभिक्रिया में एक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक उत्प्रेरक अपनी भूमिका निभाता है। दिमाग बात है, अभिक्रिया को प्रारंभ उत्प्रेरक नहीं करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता उत्प्रेरक, परंतु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। प्रारंभ करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, ध्यान रखना। उत्प्रेरक ताप से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ताप बढ़ाने घटाने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। और लास्ट में अपन देखते हैं किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अंदर या प्रत्येक अभिक्रिया हो रही है, तो दोनों प्रकार की अभिक्रिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट उत्प्रेरक से क्या होती है, इफेक्टेड होती है। तो इस प्रकार से अपन जनरली बताते हैं कि उत्प्रेरक के सामान्य अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उत्प्रेरक को अलग अलग कैटेगरी में अपन इसलिए किया। तो सारा मैटर शॉर्ट में एक पेज पे आप पूरे कंटेनमेंट को तैयार करके व्यवस्थित रूप से मैटर को अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में उत्प्रेरक पर आधारित एक प्रश्न मेंशन होता है। तो सिंपल सा ये था टॉपिक, व्यवस्थित रूप से पढ़े, किसी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको पूछ के इसका समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट या प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार से चैप्टर रिलेटेड आपको मैटर में कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट उसके उस चीज़ के समस्या का समाधान करें। जो मैटर जितना अध्ययन करवाया जा रहा है उस पर आधारित जो वीडियो रिलीज हो रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखते रहिए, ताकि जितना कंटेनमेंट आपको व्यवस्थित रूप से तैयार करोगे उतना आपको बेनिफिट बना देगा। इम्पोर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।